शुरू करते हैं भाई अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन जो है बेटा वो एक मिनट में लाइट स्टिक कर दूं। फ्रिक्शन जो है बेटा वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th एंड 10th के लिए, ठीक है। ओके, देखिए फ्रिक्शन एक फोर्स है बेसिकली। फ्रिक्शन एक क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन भी इसको नॉर्मली हम कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है भाई? फ्रिक्शन किसी भी चीज़ को मूव करने से रोकता है, ठीक है। मान लीजिए ये मैंने पेन का कैप यहाँ पे रख दिया, अभी चल क्यों नहीं रहा? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है। अब मैं यहाँ पे ताकत लगाऊंगा, फ्रिक्शन अपनी ताकत लगा रहा है इसको रोके हुए, लेकिन मैं उससे ताकत ज़्यादा लगा दूंगा तो ये चल रहा है, ठीक है। इसको रोक कौन रहा था? फ्रिक्शन। मुझे अगर मैं यहाँ बैठा हूँ या खड़ा हूँ, आप बैठे हुए हैं, आप खड़े हुए हैं, तो आपको खड़ा करवाने के लिए जिम्मेदार कौन है? फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन जो है आपको मूव नहीं करवा सकता, ठीक है, वो आपको रोकना चाहता है। तो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स को कहते हैं जो हमेशा मोशन को रोकती है, उसको अपोज करती है, ठीक है। तो हेडिंग से शुरुआत हो चुकी है। मैं पहला इसकी लाइन लिखता हूँ, आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इसको कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फोर्स विच ऑलवेज opposes the motion, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। एक ऐसी फोर्स जो हमेशा मोशन के अपोजिट रहे, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब मोशन को होने ना दे, हिलने ना दे किसी भी चीज़ को, हमेशा हर जगह को चिपका के रखे, वहीं पे उसको रोक के रखे, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। तो सर फ्रिक्शन लगता है, हाँ भैया फ्रिक्शन हर जगह लगता है, लेकिन क्या होता है कि आप अपनी ताकत फ्रिक्शन से ज़्यादा लगा लेते हैं तो आप चलने लगते हैं, आप भागने लगते हैं, आप और ताकत बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको समझिएगा। ओके, अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, तो समझिएगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ। इस लाइन से आपको पता चलेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर मैं एफ ओ एफ लिख दूँ तो चलेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन चलिए पूरा लिख दे रहा हूँ। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन अ डायरेक्शन opposite to the direction in which an object moves, जिस भी डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। ये मैंने कैप रख दिया, मैं इसको इस तरफ मूव करवा रहा हूँ, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है मोशन के, ठीक है जी। ओके, अब सुनिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ से ये कैप रखा और मैं इसको मूव करा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, राइट साइड में, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फ्रिक्शन का काम होता है रोकना। तो देखिए अगर मैं इसको इस तरफ से मूव कराऊंगा तो रोकना कौन चाहेगा? जो इसको इस तरफ धकेलेगा वही तो रोक पाएगा इसको, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। किसी भी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है? हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। यस और नो? ओके, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब समझिए कि फ्रिक्शन की वजह क्या होती है फ्रिक्शन की वजह। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, friction is caused by when interlocking of irregularities in the surfaces of two objects which are in contact with each other। भैया समझिएगा,
कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। बेटा हमारे पास दो सरफेसेस हैं, ठीक है, और दोनों की जो सरफेस है वो इरेगुलर है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सरफेस ए है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास सरफेस ए है, और इसकी जो ये नीचे वाली सरफेस है ये थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है, मतलब ये इरेगुलर है, ठीक है। और हमारे पास इसी तरह से है सरफेस बी, ठीक है, ये भी थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है। तो इसका नाम मैंने रखा है ए और इसका नाम मैंने रखा है क्या, बी। अब हमारे पास जो है वो ए सरफेस भी है और बी सरफेस भी है, और आप देख रहे हैं जहां से ये टच करने वाली हैं एक दूसरे को, जहां पे ये एक दूसरे को टच करने वाली हैं वहां पे ये इर्रेगुलर है, वहां पे ये इर्रेगुलर है। तो अगर ए ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पे, ए ब्लॉक बी ब्लॉक पे चलना चाहेगा तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय व्हेन इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। मतलब अगर मैं इसके ऊपर ये रख दूं तो ये एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाएंगे, ऐसे फंस जाएंगे ये, ठीक है, ऐसे चिपक जाएंगे, इंटरलॉक हो जाएंगे। ये इंटरलॉक हो जाएंगे तो चलने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं अपनी ताकत लगा चलाऊंगा, और जैसे मैं इसको रगड़ूंगा इस पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगेगा, और जब फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। ओके, तो क्यों हो रहा है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय व्हेन इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलर सरफेसेस, ठीक है। अब जो भी इरेगुलर सरफेस हैं उनकी इंटरलॉकिंग की वजह से, उनके आपस में फंसने की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, हाँ या ना, हाँ या ना, ओके। अच्छा ये बताइए कि ये ए और बी आपस में टच हो गए, इस तरह से मिल गए, ठीक है, तो अब तो ये चलेंगे नहीं धक्का मार के, ठीक है। तो क्या मैंने चला सकता हूँ? देखिए मुझे इनको चलाने के लिए अगर मैंने ये ऐसे रख दिए तो क्या हो जाएगा, ये आपस में इंटरलॉक हो गए, तो इन पर फ्रिक्शन लग रहा है बहुत ज़्यादा। अगर मैंने उस फ्रिक्शन से ज़्यादा ताकत लगा दी तो ही मैं इनको आगे खिसका पाऊंगा, वरना ये आगे खिसक ही नहीं पाएंगे, वरना ये आगे जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगर मुझे ए ब्लॉक को बी ब्लॉक के ऊपर मूव कराना है तो मुझे फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है, ओके। अब देखिए जो ताकत इस पे लगा रहा है फ्रिक्शन, अपनी जिस ताकत से फ्रिक्शन इसको रोक रहा है आगे बढ़ने से, मान लीजिए ये मैंने फिक्स कर दिया और मुझे बी के ऊपर ए को मैंने रख दिया और ए मुझे फिसलाना है इधर से उधर, तो कौन रोक रहा होगा उसको? फ्रिक्शनल फोर्स रोक रही होगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स कुछ ताकत लगा रही होगी, ठीक है। फ्रिक्शन लग रहा हो, उस पर कितना फ्रिक्शन लग रहा है, कितना फ्रिक्शन लग रहा है मतलब कितनी रोकने वाली ताकत लग रही है, उसको नापने के लिए एक डिवाइस आता है, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। जिसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बैलेंस। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फोर्स एक्टिंग on an object is measured by spring balance। हाँ या ना, ओके। अब सुनिए, जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है या जो भी फ्रिक्शन है बेटा वो दो वजह से होता है, ठीक है। याद रखिएगा मेरी बात, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले, ताकि आप लोगों को याद रखने के अलावा लिखने में भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्रिक्शन बिटवीन टू फोर्सेस, फ्रिक्शन बिटवीन two forces depends on two factors, पहला नेचर ऑफ टू सरफेसेस, जिसे हम कहेंगे स्मूथ एंड रफ। दूसरा मैं आपको बताऊं, ये ब्रैकेट है, दूसरा फोर्स विद विच टू सरफेसेस are pressed together।
टुगेदर, प्रेस्ड टुगेदर। अब किसी भी चीज़ पे कितना फ्रिक्शन लगेगा वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। किसी भी चीज़ पे कितना फ्रिक्शन लगेगा वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ सरफेस कैसी है, बहुत ध्यान से सुनिए बेटा, पूरी ताकत लगा दी अपनी, सुनिए। किस चीज़ पे कितना फ्रिक्शन लगेगा वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला कि सरफेस कैसी है। अगर सरफेस स्मूथ है तो क्या फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा? नहीं सर, फ्रिक्शन ज़्यादा जब लगता है जब सरफेस रफ हो। ये बात आपको समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई कि हमको ये पता चलना है कि भैया फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा किस पर लगेगा। और मैंने आपसे पूछा कि भैया एक रफ सरफेस है और एक स्मूथ सरफेस है, तो किस पर लगेगा फ्रिक्शन ज़्यादा? ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा जो रफ होगी उस पर। जो स्मूथ है उस पर तो फ्रिक्शन ही नहीं होगा, वो तो चिकना होगा, आराम से गुजर जाना है उसको तो आराम से। ठीक है, तो पहली बात आपको समझ में आ गई कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है किसी भी दो चीज़ों में, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है, पहला कि सरफेस का नेचर कैसा है, वो स्मूथ है या वो रफ है। ठीक है, दूसरी चीज़ जिस पे फ्रिक्शन डिपेंड करेगा, दूसरी चीज़ जिस पे फ्रिक्शन डिपेंड करेगा वो ये है कि आप जो सरफेसेस हैं, आप जो सरफेसेस हैं उनको कितनी ताकत से दबा रहे हैं, कितनी ताकत से उनको दबा रहे हैं, आप कितनी ताकत से उनको आप दबा रहे हैं, उस पर जो है डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। देखिए, मान लीजिए कि ये सरफेसेस जो है, मैं यहाँ पे बना के कहता हूँ, ये सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ है भाई, इसके मुकाबले तो ये सरफेस स्मूथ है ना। ठीक है, इसका नाम है डी, और इसके ऊपर मैं एक और रख रहा हूँ, इसका नाम है सी। अब ये दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। ठीक है, अब बताइए कि फ्रिक्शन जो है किसमें कम लगेगा? इसमें कम लगेगा, बिकॉज ये स्मूथ है, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल स्लाइड कर जाएंगी। ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है, इसमें कम लग रहा है। लेकिन मैंने इस पर नीचे से फोर्स लगा दिया 10 टन का, और ऊपर से मैंने इस पर फोर्स लगा दिया 10 टन का, मतलब नीचे से भी 10 हाथी के बराबर वजन डाल दिया, ऊपर से भी। तो क्या आप इसको खिसका पाएंगे? क्योंकि इसमें तो फ्रिक्शन कम लग रहा था। आपका कहना है इसको खिसकाना मुश्किल होगा क्योंकि इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा था और ये स्मूथ थी। लेकिन बेटा भूलिए मत, फोर्स विद विच टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर, उस चीज़ पे भी फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि आप कितनी ताकत से दो सरफेसेस को दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अगर आपने बहुत ताकत लगा दी है, अगर मैंने बहुत ताकत लगा दी अपने हाथों के साथ, तो मैं खिसका नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से इनको दबा रहा हूँ, बहुत ताकत से इनको दबा रहा हूँ। आई होप आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ गई हो कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला कि सरफेस पे कितना स्मूथ है और कितना रफ है। दूसरा, दोनों सरफेस जो हैं वो आप कितनी ताकत से दबा रहे हैं। ठीक है जी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं पेज को चेंज कर रहा हूँ। अब मोटे मोटे तौर पे जो फ्रिक्शन है उसको हम डिवाइड करते हैं। फ्रिक्शन को हम डिवाइड करते हैं। देखिए भाई, पहला फ्रिक्शन है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक FR मतलब फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा जो मैंने ग्रुप बनाया है वो है डायनेमिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है जी, ओके। अब सुनिए ध्यान से, देखिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, उसको हम एक और नाम से जानते हैं। इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन को दो हिस्से में डिवाइड कर लिया, एक है स्टैटिक का दूसरा नाम क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ है ना? ठीक है। अब जो फ्रिक्शन का दूसरा हिस्सा था वो था डायनेमिक फ्रिक्शन, और डायनेमिक फ्रिक्शन का एक और नाम क्या था? काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ है ना? अच्छा, इसके अंदर दो तरह के फ्रिक्शन आते हैं, डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। बात एक ही है ना, लेकिन डायनेमिक फ्रिक्शन के अंदर दो तरह के फ्रिक्शन आते हैं। कौन कौन से? पहला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और बेटा दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छा क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई। चलिए डालते हैं हेडिंग थोड़ी छोटी सी, स्टैटिक फ्रिक्शन। FR मतलब फ्रिक्शन। ठीक है, क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन? सुनिए भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन होता है जो मूव नहीं करता।
ठीक है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स में नहीं लगता, जो रुके हुए ऑब्जेक्ट्स में लगता है, जो रुकी हुई चीज़ों पे लगता है, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक का मतलब ही होता है रुका हुआ। ठीक है, तो मैं कहूँगा एक ऐसा फ्रिक्शन जो एग्जिस्ट करे, जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन, बिटवीन पूरा लिखूँ या BW लिख दूँ, आप समझ जाइएगा कि बिटवीन लिखा है, BETWEEN, बिटवीन, टाइम बचाने के लिए। एग्जिस्ट बिटवीन सरफेसेस, there is no relative motion, is called static friction। हाँ या ना, हाँ या ना। अच्छा सुनिएगा बहुत ध्यान से मैंने कहा कि दो सरफेसेस के बीच का फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। शर्त यह है कि दो सरफेसेस चल ना रही हों। दो सरफेसेस अगर रुकी हुई हैं, उनके बीच के फ्रिक्शन को आप क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ या ना? ओके। इसके अलावा इसकी एक और डेफिनेशन होती है, ठीक है, क्या होती है? सुनिएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन प्रेजेंट, काटना पड़ेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन प्रेजेंट when a body just, बहुत ध्यान से, just begins to slip over the सरफेस। ठीक है, इसको क्या बोल रहे थे हम लोग? इसको बोल रहे थे लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम बोल रहे थे लिमिटिंग फ्रिक्शन। भैया बहुत ध्यान से सुन लो, बड़ी बारीक सी बात है और बहुत मजा आएगा अगर तुम समझ गए इस चीज को। ठीक है, देखिए भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने कहा था रुकी हुई चीजों में लगता है, या फिर उन चीजों में लगेगा जो बिल्कुल हिलने ही वाली हैं। हिली नहीं है, आप ताकत लगा रहे हैं, धक्का मार रहे हैं गाड़ी में, बस गाड़ी हिलने ही वाली है, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ या ना? या तो रुकी हुई चीज को आप बोलिए, या फिर ये रुक गया मेरा हाथ, कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक। लेकिन ये मूव करने वाला है, कर नहीं रहा, हिलने वाला जगह पे से लिमिटिंग फ्रिक्शन लग गया इस पे, या स्टैटिक फ्रिक्शन लग गया इस पे। ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है वहां पे इस टाइम। मैक्सिमम फ्रिक्शन कब लगाते हैं? जब कोई चीज़ बस मूव करने वाली है, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा दी, फ्रिक्शन ने पूरी ताकत लगा दी अपनी, और आपने उससे ताकत लगाई तो आप हिला लेंगे हाथ को, वरना आप नहीं हिला पाएंगे क्योंकि वहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन तो ऑलरेडी लगा हुआ ही है। हाँ या ना? तो रुकी हुई चीज़ों पे बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है। ठीक, आगे चलें थोड़ा सा और। ओके, चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी डायनेमिक फ्रिक्शन की अब। ठीक है, तो सुनिएगा क्या होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन experienced by a body, बहुत ध्यान से, by a body when it is in motion, सुनिए ध्यान से भाई, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखिए क्या होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। एक ऐसा फ्रिक्शन जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे लगे, ठीक है, बस इतना देखिए, एक ऐसा फ्रिक्शन जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे लगे। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट, रुकी हुई चीजों पे नहीं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है, फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन। ठीक, ये होता है डायनेमिक फ्रिक्शन, जो हिलती हुई चीज़ों पे। भाई कार चल रही है, हाईवे पे चल रही है, तो क्या उसके टायर पे जो है वो जो उसके टायर हैं वो जो रोड से क्या टच हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं। तो फ्रिक्शन लग रहा है? हाँ लग रहा है। तो ये कौन सा फ्रिक्शन है? ये है डायनेमिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है ये? डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब डायनेमिक फ्रिक्शन का एक टाइप था, याद करिए, डायनेमिक फ्रिक्शन का एक टाइप हुआ करता था कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। थोड़ी सी बात उसकी कर लेते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। क्या होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन? तो सुनिएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन,
when one body is actually sliding over the surface of the other body सुनिएगा भाई बहुत ध्यान से। देखिए स्लाइड का मतलब तो आप सभी को पता है, फिसलना एक दूसरे के ऊपर। आप जो है पुराने झूलों पे जो है फिसले होंगे, स्लाइडिंग होती थी पहले, ऐसे चढ़ जाते थे, पहले ऊपर ऊपर से फिसलते हुए आते थे, उसको बोलते थे स्लाइड, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रैक्शन भी ऐसा ही है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करे, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फिसल रहा है मेरा हाथ कॉपी के ऊपर, हाँ है ना, उसको क्या बोलेंगे आप? स्लाइडिंग फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग फ्रैक्शन, ठीक है। इस पेज पे तो जगह नहीं है, चलिए आगे बताता हूँ मैं आपको क्या होता है रोलिंग फ्रैक्शन, ठीक है जी। तो सुनिएगा भाई क्या होता है रोलिंग फ्रैक्शन। रोलिंग फ्रैक्शन देखिए, अपोजिंग force that comes into play when one body actually rolls over the surface of another body is called rolling friction, ठीक है। एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर, एक बॉडी ये वाली में जो हाथ में पेन है वो इस कॉपी के ऊपर रोल करे, क्या बोलेंगे उसको? रोलिंग फ्रैक्शन। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि मैंने हल्का सा टच किया और ये पेन उड़ता हुआ गया फ़ौरन तेज़ी से, बहुत तेज़ी से थोड़ी जाएगा ये, मैंने धक्का दिया रुक गया। क्यों नहीं किया इसने क्रॉस? क्योंकि इस पे जो लग रहा है वो रोलिंग फ्रैक्शन है। इसका कोई ऐसी चीज़ है जो इस पेन को आगे बढ़ने से रोक रही है। रोक लिया, ठीक है। कौन सी चीज़ है जो इस पेन को आगे बढ़ने से रोक रही है? रोलिंग फ्रैक्शन, ठीक है। आगे बात समझ में आपको? ओके। अब थोड़ी सी ज़रूरी बात ये कर लेते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे तगड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन उससे कमज़ोर है, कौन सा फ्रैक्शन उससे कमज़ोर है, कौन सा उससे कमज़ोर है, ठीक है। तो मैं नाम लिखूँगा यहाँ पे, आप समझिएगा। पहले मैं लिख रहा हूँ रोलिंग फ्रैक्शन, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूँ स्टैटिक फ्रैक्शन, या मैं इसको अगर नाम दूँ काइनेटिक फ्रिक्शन। भैया KF समझ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। या फिर मैं कहूं लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन सबसे तगड़ा और कौन सा फ्रिक्शन उससे कमजोर और कौन सा फ्रिक्शन उससे कमजोर। तो भाई ये यहां पे निशान लगाइए आप, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के निशान आपको पता होंगे। सबसे खतरनाक फ्रिक्शन, जो सबसे ताकतवर फ्रिक्शन है वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। उससे जो कमजोर है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन, और जो उससे कमज़ोर है वो है रोलिंग फ्रैक्शन। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि जो स्टैटिक फ्रैक्शन है बेटा, जो स्टैटिक फ्रैक्शन है, एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। हाँ, जो स्टैटिक फ्रैक्शन है बेटा उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रैक्शन, उसको काइनेटिक फ्रैक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे तगड़ा है, ठीक। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ओके। सुनिएगा भाई अगली लाइन। फ्रैक्शन हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? आप क्या सोचते हैं? देखिए भाई, फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा बुरा है, फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आप सड़क पे खड़े हैं तो आप फ्रिक्शन की वजह से खड़े हैं, क्योंकि आपका शू जो है, आपका जो स्लीपर है, जो चप्पल है, जो जूता है जिसे पहन के आप खड़े हैं, या नंगे पैर भी आप खड़े हैं, आप ग्रिप बना रहे हैं ना फर्श के साथ, रोड के साथ ग्रिप कौन बनवा रहा है? फ्रिक्शन। लेकिन वही फ्रिक्शन है जो आपके शूज़ को जो है वो ख़राब कर देगा, घिस देगा नीचे से। आप चलेंगे घिसता रहेगा, आप चलेंगे आपका चप्पल घिस जाएगा। समझिएगा, ये ज़रूरी है
लेकिन आपका नुकसान भी कर रहा है। हज़ारों रुपए के आपने अपनी बाइक में, कार में टायर पड़वाया नहीं, 2-3 साल बाद वो फिर से ख़राब हो गए, घिस गए सारे के सारे। किसकी वजह से घिस गए? फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या आप रोड पे चलते? बिल्कुल नहीं चल पाते। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आपकी कार खड़ी रहती और घूमती रहती। आपने देखा होगा बर्फ़ पे गाड़ी के पहिए घूमते रहते हैं, चलती नहीं गाड़ी आगे। फ्रिक्शन बहुत कम है इसलिए नहीं चलती है। ऐसे ही होता अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बताइए फ्रिक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? सोचिए और लिखिए एक नोट जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। नोट, फ्रिक्शन इज, और इस बात को याद रखिएगा, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी, इज अ नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन एक बहुत ज़रूरी गुंडा है, फ्रिक्शन एक बहुत ज़रूरी बदमाश है, फ्रिक्शन एक बहुत ज़रूरी बुरा आदमी है, एक बहुत ज़रूरी शैतान है। भैया नुकसान हो रहे हैं उसकी वजह से, लेकिन हमारे लिए वो ज़रूरत की चीज़ है। अगर वो नहीं होगा तो हम अपनी चीज़ों को अच्छे से नहीं ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? ओके, समझ में आ गई बात। ये सेंटेंस आप याद रखिएगा कि फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी एविल है। ठीक, अच्छा अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन की। ठीक है, तो डालता हूँ मैं यहाँ पे हेडिंग, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की फ़ायदे क्या होंगे हमको फ्रिक्शन से? ठीक है देखिए समझिएगा, पहला फ़ायदा, फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू वॉक, हमको चलने में मदद करता है। इनेबल्स अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, फिसले बगैर, विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, ये तो आपके दिमाग में पहले से आ गया होगा ना, ये कोई इतनी ज़रूरी बात नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन जो है वो हमको लकड़ी काटने में मदद करता है। हाँ करता है। फ्रिक्शन enables us to cut wood with a saw, with a saw। फ्रिक्शन, सुनिएगा, फ्रिक्शन enables us to light a matchstick, माचिस की तीली जलाने में हेल्प करता है फ्रिक्शन। और इस तरह के बहुत सारे काम आप बिल्कुल कॉमन सेंस लगा के सोच सकते हैं कि ये इस तरह के सारे काम फ्रिक्शन करता है हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, और क्या हो सकता है? सोचिए आप और खुद से लिखिए, क्या फ्रिक्शन लिखने में हेल्प करता है? हाँ बिल्कुल हेल्प करता है भैया, मैं लिख पा रहा हूँ क्योंकि फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन, फॉन्ट शायद थोड़ा छोटा हो गया, मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया। फ्रिक्शन इनेबल्स अस, लेकिन मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा थोड़ा सा, to write and draw on paper। भैया ये बातें लिखवाने की तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आपसे पूछूं आप खुद बोल सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे कहूं भाई गाड़ी चलने के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी है? हाँ जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके टायर अगर फिसलते रहेगी जगह पे तो गाड़ी कैसे चलेगी? आ गई पूरी बात समझ में आपकी? ओके, फ्रिक्शन जो है कोई भी कील दीवार पे ठोकने के लिए ज़रूरी है। हाँ, वो ग्रिप जब कील बनाती है दीवार पे, आप हीरे के अंदर कील नहीं ठोक पाएंगे, सॉरी। ठीक है, उसमें फ्रिक्शन बहुत कम है। शीशे पे ठोकेंगे तो उसे तोड़ देंगे आप, इसलिए मैंने हीरे का नाम ले लिया। दीवार पे फ्रिक्शन होना चाहिए। अगर आपको ठीक से कील अपनी ठोकनी है, वुड पे इतनी आसानी से कील क्यों ठुक जाती है? क्योंकि फ्रिक्शन अच्छा खासा है उसके ऊपर। ठीक है, तो फ्रिक्शन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आज का लेक्चर कर रहा हूँ ख़त्म। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है, और इसी के साथ साथ ओके बाय, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, 30 मिनट का लेक्चर होता है। डिसएडवांटेज दिखाऊंगा तो 35 का हो जाएगा वो, इसलिए मैं कल वाले लेक्चर में इसको कंप्लीट करूँगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। ओके देन बाय, मिलते हैं भाई।